हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के सेशन में मैं लाई हूं आपके लिए जजमेंट राइटिंग सीरीज का पार्ट 4। आज के सेशन में हम देखेंगे कि इश्यूज को कैसे फ्रेम करते हैं एक सिविल जजमेंट के लिए। एट द सेम टाइम हम जानेंगे कि इशू अराइज कब होते हैं, इशू कैसे कहेंगे कि हम यहाँ पे इशू अराइज हुआ है, और हम देखेंगे कि क्या सही तरीका है, क्या एप्रोप्रिएट फॉर्म है आपका इश्यूज को फ्रेम करने के लिए इन द केस ऑफ सिविल जजमेंट। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ। सबसे पहले जानते हैं कि इशू अराइज कैसे होता है। तो आई टेक अ बहुत सिंपल एग्जांपल कि सपोज आई से दैट दिस इज माय पेन, आई assert this fact that this pen is mine and you deny this fact that no, this is my pen. You are saying that no, this is not your pen, I am saying this is my pen. So here what happens? Issue arise. यहाँ पे मैं कह रही हूँ ये मेरा है, आप कह रहे हो नहीं ये मेरा है, और आप इस बात को डिनाई कर रहे हो कि ये आपका नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इशू अराइज हो जाएगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल आई से कि ये पेन मेरा है, यू डू नॉट से एनीथिंग, आपने कुछ कहा ही नहीं, आपने ये नहीं कहा कि नहीं ये तुम्हारा नहीं है, या ये नहीं कहा ये मेरा है, कुछ नहीं कहा आपने। तो इससे क्या होगा? डीम्ड एडमिशन हो जाएगा, कोई इशू अराइज नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है इस बात पे। तो यहाँ पे आपने एडमिट कर लिया, हाँ ठीक है आप कह रहे हो ये आपका पेन है, ठीक है आपका ही है, तो ये डीम्ड एडमिशन हो गया, कोई इशू अराइज नहीं हुआ। तो इशू कब अराइज होता है? इशू तब अराइज होता है जब एक पार्टी असर्ट करती है कोई चीज और सामने वाली पार्टी उस फैक्ट को डिनाई करती है, तब आपका इशू अराइज होता है। When one party put forth some material proposition of fact or law to assert a fact and the other party denies it, then only the issue arise. अब यहां पे इस केस में देखो कि मटीरियल प्रिपोजिशन क्या होता है। मटीरियल प्रिपोजिशन बेसिकली वो फैक्ट्स होते हैं जो प्लेंटिफ यूज करती है प्रूव करने के लिए अपना कॉज ऑफ एक्शन, और डिफेंडेंट रेज करता है टू कॉन्स्टिट्यूट हिज डिफेंस। ये होता है आपका मटीरियल प्रिपोजिशन। अब इशू कैसे अराइज हुआ मैंने बताया, एक पार्टी कुछ कह रही है, दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर रही है, इशू अराइज हो गया। क्लियर? वेरी क्लियर। नाउ अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी बात जो आपको इशू फ्रेम करते हुए दिमाग में रखनी है वो ये है कि अगर एक पार्टी ने असर्ट किया कोई फैक्ट और दूसरी पार्टी ने डिनाई किया, तो जो डिनाई कर रही है पार्टी, राइट, जैसे आपने कहा कि ये पेन आपका नहीं है, तो जब पार्टी डिनाई कर रही है कोई पर्टिकुलर फैक्ट, तो उस डिनाइल ऑफ फैक्ट पे आप जो है इशू फ्रेम नहीं करते हो। एंड दिस इज व्हाट रिटन हियर। हाउएवर द फैक्ट व्हिच इज यूज्ड बाय द अदर पार्टी टू डिनाई द असर्टेड फैक्ट विल नॉट बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इशू। आप उसको ध्यान में नहीं रखोगे इशू फ्रेम करते हुए। किस फैक्ट को? वो फैक्ट जो यूज कर रही है दूसरी पार्टी डिनाई करने के लिए कोई असर्टेड फैक्ट। अगर असर्टेड फैक्ट को आप डिनाई करते हो तो उस चीज पे आप इशू फ्रेम अपना नहीं करते हो, सपोर्टिव फैक्ट्स पे आप इशू फ्रेम नहीं करते हो। नेक्स्ट, कि क्या क्या स्टेप्स होंगे इन्वॉल्व आपके जब आप इशू फ्रेमिंग करोगे। तो सबसे पहले एक डिक्लेरेशन करी गई है आपके CPC में ऑर्डर 14 के रूल 1 सब क्लॉज 5 में, ठीक है। और आपका ऑर्डर 14 बात करता है सेटलमेंट ऑफ इश्यूज की, और इसमें एक डिक्लेरेशन करी है कि इश्यूज को फ्रेम करने से पहले ड्यूटी है कुछ कोर्ट की। और वो क्या ड्यूटी है कोर्ट की? कि सबसे पहले क्या करे? वो अच्छे से प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को पढ़े, राइट। नेक्स्ट क्या करे? जब वो अच्छे से प्लेंट को और रिटन स्टेटमेंट को पढ़ लेगा, तो बाद में वो एग्जामिन करे पार्टीज को अंडर ऑर्डर 10 रूल 2। और ऑर्डर 10 क्या है आपका? एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट, राइट। सो यहां पे पहले तो वो प्लेंट को पढ़े, रिटन स्टेटमेंट को पढ़े, दूसरा वो एग्जामिन करे पार्टीज को अंडर ऑर्डर 10 रूल 2, और लास्ट में वो पार्टीज या उनके प्लीडर्स को आराम से सुने। क्लियर? तो ये ड्यूटी आपकी इंपोज हुई है ऑर्डर 14 रूल 1 सब क्लॉज 5 में, जहां पे कह रहा है कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स। क्लियर? नाउ अब क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं आपके। तो सबसे पहले आप जब इशू फ्रेम करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेंट में क्या लिखा है और रिटन स्टेटमेंट में क्या लिखा है। तो आप पहले थरली पढ़ लोगे प्लेंट को और रिटन स्टेटमेंट को। जब आपने एक बार इन डिटेल पढ़ लिया प्लेंट में क्या लिखा है और रिटन स्टेटमेंट में क्या लिखा है, तब आपको हेल्प होगी कि आप इजीली डिटरमाइन कर पाओ कि कहां पे
आपका इशू अराइज हो रहा है, राइट? आप आराम से देख पाओगे जो भी आपके फैक्ट्स लिखे हैं, जो भी मटेरियल प्रपोजिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट है या लॉ है आपका, वो कहाँ पे असर्टेड है, किस पार्टी द्वारा असर्टेड है और किस पार्टी द्वारा डिनाइड है। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे अच्छे से कि कौन सा फैक्ट असर्टेड है और कौन सा फैक्ट डिनाइड है, उस पर क्या डिनाइल है, तब आप जो है अच्छा इशू फ्रेम कर सकते हो। और लास्ट क्या स्टेप है? लास्ट स्टेप ये है कि जब आप अपना इशू फ्रेम कर रहे होगे उस टाइम पे आपको बर्डन ऑफ प्रूफ के रूल्स जो हैं ध्यान में रखने हैं। और बर्डन ऑफ रूल के रूल्स कहाँ दे रखे हैं? बर्डन ऑफ प्रूफ के रूल्स कहाँ पे दे रखे हैं? वो दे रखे हैं आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में, राइट? 101 ऑनवर्ड्स। तो वो वहां के जो रूल्स हैं उनको दिमाग में ध्यान रखते हुए आपको अपना इशू फ्रेम करना है। तो सबसे जब हम भी परफेक्ट इशू फ्रेम करेंगे एग्जामिनेशन में, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है? व्हाट आर दी फैक्ट्स असर्टेड एंड व्हाट आर दी फैक्ट्स डिनाइड, और उसको आइडेंटिफाई करके हम अपना इशू फ्रेम करेंगे। नाउ आई विल टेक अप एन एग्जांपल कि भाई कैसे हम फ्रेम करते हैं अपना इशू। तो एक एग्जाम्पल लिया, सपोज द प्लेंटिफ असर्टेड कि डिफेंडेंट ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को ब्रीच किया है। नाउ दिस इज द असर्टेड फैक्ट बाय द प्लेंटिफ, ये फैक्ट आपका प्लेंटिफ ने असर्ट किया है। अब इस पे डिफेंडेंट क्या कहता है कि जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था सेल ऑफ लैंड का, वो कॉन्ट्रैक्ट मैं इसलिए नहीं पूरा कर पा रहा हूं, वो इम्पॉसिबल हो गया है बिकॉज ऑफ द रीजन कि मेरे 2 बेटे हैं, उनका भी उस लैंड में इंटरेस्ट है और वो जो है कंसेंट नहीं दे रहे हैं। नाउ व्हाट विल बी द करेक्ट वे टू फ्रेम एन इशू? ये आपकी प्रॉब्लम है। प्लेंटिफ ने कहा डिफेंडेंट ने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ लैंड का, डिफेंडेंट ने कहा भाई मेरे 2 बेटे हैं, उनका भी इंटरेस्ट है इसमें, वो कंसेंट नहीं दे रहे हैं। ये है आपके फैक्ट्स। अब आप इशू कैसे फ्रेम करोगे इस पे? तो करेक्ट जो बेस होगा आपका इशू फ्रेम करने का, वो ये होगा कि वेदर द डिफेंडेंट हैज कमिटेड द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दिस विल बी द करेक्ट वे टू फ्रेम द इशू। जनरली क्या करते हैं बच्चे कि वो फ्रेम करते हैं इशू इस बात पे कि वेदर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम इम्पॉसिबल, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। ये करेक्ट वे आपका नहीं होगा। द रीजन बीइंग कि ये जो है सपोर्टिव फैक्ट है। अब डिफेंडेंट ये डिनाइल कर रहा है इन फैक्ट का सपोर्ट लेके, तो इस पे आप अपना इशू फ्रेम नहीं करोगे। आपको इशू फ्रेम किस पे करना है? असर्टेड फैक्ट क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, आप उस असर्टेड फैक्ट पे ही जो है अपना इशू फ्रेम करोगे। अब डिनाइल के लिए जो ये सपोर्ट लिया गया है इस फैक्ट का, इस पे आप अपना इशू फ्रेम नहीं करते हो। तो ये बात जो है वो ध्यान रखने वाली है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब कोई पार्टी, जो अदर पार्टी होती है, वो डिनाई करती है किसी फैक्ट पे, तो उस पे आप इशू अपना फ्रेम नहीं करते हो। तो ये छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। जब आप एनालाइज करोगे फैक्ट्स को, तो आपको देखना है कि कहीं आप सपोर्टिव फैक्ट्स पे तो इशू फ्रेम नहीं कर रहे हो, आपको असर्टेड फैक्ट पे इशू फ्रेम करना है फॉर द सेफर साइड। तो यहां पे असर्टेड फैक्ट क्या था प्लेंटिफ का? इस एग्जाम्पल में असर्टेड फैक्ट था आपका कि डिफेंडेंट ने ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है या नहीं किया है। तो इस पे आप एज सिंपल एज दैट इशू फ्रेम कर दोगे अपना, राइट? अब इसको प्रूव करने के लिए, नाउ इन फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए आप क्या बताओगे? ये तो हमने इशू फ्रेम कर दिया, राइट? अब आप जब रीजंस देते हो इशू को फ्रेम करने के बाद, तो आप कैसे सपोर्ट करोगे अपना कि भाई ब्रीच हुआ या नहीं हुआ? तो देयर आर प्रोविजंस जैसे आप हेल्प लेते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, SRA के, कि आप जो है उनके रेलिवेंट प्रोविजंस उठा के आप जो है प्रूव कर जाते हो अपने इश्यूज को। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल। अगेन आई हैव टेकन एन एग्जांपल फ्रॉम द SRA। एक एग्जांपल लिया है मैंने आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ही। यहां पे एक सूट है फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 10। अब इस पे क्या पॉसिबल आपके इश्यूज फ्रेम हो सकते हैं? तो सबसे पहले जब आप फैक्ट्स देखते हो और आइडेंटिफाई कर लेते हो कि भाई क्या मसला है, इसमें लड़ाई किस बात पे हो रही है, तो आपको पता लग जाता है कि आपको SRA में जाना है या आपको CPC में जाना है या आपको किसके प्रोविजंस की हेल्प लेनी है। तो अगर मान लो मेरे एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने सेक्शन 10 SRA का लिया है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का, तो मुझे उसके एसेंशियल, उस सेक्शन के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स अपने दिमाग में ध्यान रखने हैं, राइट? तो सबसे पहले आप क्या देखोगे?
सबसे पहले आप इशू फ्रेम करोगे whether there has been a contract of whether there is a breach of a contract by the defendant. क्या डिफेंडेंट ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है या नहीं किया है, दिस विल बी योर फर्स्ट इशू. सेकेंड क्या करोगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सेक्शन 10 में, कि क्या प्लेंटिफ रेडी था, उसकी तरफ से पूरी विलिंगनेस थी अपने साइड को परफॉर्म करने की. तो सेकेंड आप क्या करोगे, वेदर द प्लेंटिफ हैज बीन रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. क्या प्लेंटिफ तैयार था अपनी तरफ से सब कुछ करने के लिए. नाउ दिस विल बी योर सेकेंड इशू. थर्ड व्हाट विल बी योर इशू, थर्ड होगा आपका वेदर द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर आप सेक्शन 10 को देखो तो सबसे पहले एक सीक्वेंस में आप अपने इश्यूज को फ्रेम करते हो किसी भी प्रॉब्लम में. तो सबसे पहले इस सीक्वेंस क्या होगा कि क्या ब्रीच हुआ है. नेक्स्ट क्या होगा कि जब तक आप ये प्रूव नहीं करोगे कि ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद आप क्या प्रूव करोगे, तब तक आप कैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप एंटाइटल हो सकते हो, राइट. तो यहां पे सबसे पहले देखा कि ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि क्या प्लेंटिफ रेडी था और वो अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल तैयार था, उसके पार्ट पे कोई एरर नहीं था. तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको ये प्रूफ करना होगा कि प्लेंटिफ रेडी था और विलिंगनेस थी उसके एंड से परफॉर्म करने की कॉन्ट्रैक्ट. जब आप ये प्रूफ कर दोगे कि हाँ भाई प्लेंटिफ तैयार था और उसकी कोई गलती नहीं थी, वो विलिंग भी था परफॉर्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, तब आप कोर्ट के सामने ये वाला इशू फ्रेम करोगे कि वेदर द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई अब वो उसने ये सारी चीजें प्रूफ कर दी तो अब ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए वो एंटाइटल्ड है. तो इस तरीके से जो है आप अपना इशू को फ्रेम करते हो, राइट. नाउ द इशू शुड बी फ्रेम्ड इन सीक्वेंस ओनली बिकॉज फर्स्ट देयर विल बी अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द डिफेंडेंट एज आई हैव टोल्ड यू, एंड देयरऑफ द प्लेंटिफ हैज टू प्रूव दैट फर्स्ट. पहले तो यही प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा भाई कोई ब्रीच हुआ है. दूसरा, आफ्टर दैट द प्लेंटिफ हैव टू प्रूव दैट ही हैज ऑलवेज बीन रेडी एंड विलिंग फ्रॉम हिज एंड. अपने एंड से वो बहुत रेडी था, तैयार था और विलिंगनेस भी शो करी प्लेंटिफ ने. और लास्ट में आप ये प्रूव करोगे कि जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आपका प्लेंटिफ एंटाइटल्ड है, राइट. सो अगर आपको प्रूव करना है अपना पहला इशू, तो मैंने बताया सेक्शन 37 में जाओगे, ठीक है. और अपना सेकंड इशू विलिंगनेस को प्रूव करना है तो आप जाओगे सेक्शन 16 क्लॉज सी में. और लास्ट वाला इशू प्रूव करना है आपको कि भाई एंटाइटल है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए या नहीं, तो उसके लिए आप जाओगे अपना सेक्शन 10 में एसआरए के, राइट. तो सेक्शन 10 की हेल्प से और सेक्शन 16 क्लॉज सी की हेल्प से आप प्रूफ कर सकते हो अपना सेकेंड और थर्ड इशू. और पहला इशू आप प्रूफ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 37 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहां पे एक ऑब्लिगेशन होती है पार्टी की टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन एंड आई होप दैट थोड़ी कंसेप्ट क्लैरिटी हुई होगी कि कैसे आप अपना इशू फ्रेम करते हो. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. नाउ अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से. सिमिलरली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी सेम यूजर नेम से. कोई भी डाउट हो यू कैन रीच मी आउट हेयर ऑन बोथ दीज सोशल मीडिया हैंडल. नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि दशहरा सेल इज़ हेयर फॉर यू, जहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में लाइफ फाउंडेशन बैच 8 मिल रहा है. तो अगर आप टारगेट कर रहे हो किसी भी अपकमिंग स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को, तो आई वुड से यू मस्ट गो एंड एनरोल इन दिस लाइफ फाउंडेशन बैच. दशहरा सेल में कोर्स का प्राइस कर दिया है 22,999 रुपये. 2 साल के लिए कोर्स आपका वैलिड रहेगा. 12 महीनों में कंप्रीहेंसिव तैयारी करा दी जाएगी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की. यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स मिलते हैं जहाँ पे आप 2 वे कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी फैकल्टी से. सारे डाउट्स क्लास में सॉल्व कर सकते हैं. इसके अलावा आपको हैंड रिटन नोट्स, लेक्चर नोट्स, डेली बेसिस पे MCQs प्रैक्टिस कराई जाती है. साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाती है. और साथ में आपको यहाँ पे एक डेडिकेटेड मेंटर मिलता है जो आपको गाइडेंस देता है इस पूरी जर्नी में, जहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी में, टाइम मैनेजमेंट में हर तरीके से ये मेंटर्स आपकी हेल्प करते हैं. तो इनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, डिस्काउंट कोड श्री लाइफ का यूज़ करना है. जो डिस्काउंट कोड आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये जो सेल है आपकी लिमिटेड टाइम के लिए ही है, सिर्फ वैलिड है आपका 25 अक्टूबर तक. और आपके लास्ट डेट है एडमिशन लेने की बैच 8 में, वो भी है 25 अक्टूबर. बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को, तो आई वुड से यू मस्ट गो एंड एनरोल इन दिस लाइफ फाउंडेशन बैच. डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. किस तरीके से इस कोर्स में एनरोल करना है, तो आपको करना क्या है, स्टडी आई की जुडिशरी सर्च करना है गूगल पे. जैसे आप स्टडी आई की जुडिशरी सर्च करोगे गूगल पे, यहाँ पे यू विल सी कि आपको फर्स्ट लिंक दिखेगा. स्टडी आई की जुडिशरी सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे. जैसे सेलेक्ट करोगे आपको ये लिंक दिखेगा यहाँ पे लाइफ फाउंडेशन बैच 8 को सेलेक्ट करना है. जैसे आप सेलेक्ट करोगे, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, 38,000 रुपीज को प्राइस दिखाएगा. लेकिन
आपको ऐड प्रोमो कोड करना है यहाँ पे। जैसे आप अप्लाई करोगे डिस्काउंट कोड श्री लाइव तो आपको मिलेगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा 22,999 रुपए में डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करके। और अगर आपको यही कोर्स चाहिए 3 साल की वैलिडिटी के लिए तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा 27,999 में। डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करके आपको उस तरीके से ऐड करना है प्रोमो कोड और बाय नाउ पे क्लिक करना है, फिर आप किसी भी मोड से पेमेंट करके इनरोल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड यू कैन सर्च मी बाय नेम ऑफ श्रीमी श्रीवास्तव। सो दिस वाज ऑल एंड स्टे ट्यून टू द नेक्स्ट सेशन जहां पे हम सीखेंगे फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कैसे की जाती है। दिस वाज ऑल, थैंक यू सो मच।